नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्टर एक्ट 1853 के विषय में। देखिए क्या था कि जो ब्रिटिश संसद है वो प्रत्येक 20 वर्ष पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से चार्टर एक्ट लाया करती थी। तो इसी तरह से 1853 में भी एक चार्टर एक्ट लाया गया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद द्वारा कौन कौन से प्रावधान, कौन कौन सी व्यवस्थाएं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लाई गई थी। तो देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो मैंने पिछले वीडियोस में नहीं बताया था। ये जो चार्टर एक्ट जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है राजलेख। राजलेख अर्थात राजा द्वारा दिया गया आज्ञा। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और कई सारे पुस्तकों में ना चार्टर एक्ट के स्थान पर आपको राजलेख देखने को मिलेगा, मतलब कि राजलेख 1853, राजलेख 1833, इस टाइप से। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो 1853 का राजलेख अर्थात चार्टर एक्ट था ना, ये आखिरी चार्टर एक्ट था, ध्यान रखेंगे इस चीज को। वहीं अगर आपसे पहला चार्टर एक्ट पूछा जाए तो वो 1793 में आया था। देखिए, जो 1773 का एक्ट था ना, वो रेगुलेटिंग एक्ट था। उसके बाद फिर 1784 में आया, वो पिट्स इंडिया एक्ट था। तो पहला चार्टर एक्ट जो है 1793 में आया था। उसके बाद 1813 में 20 वर्ष पश्चात, फिर 20 वर्ष पश्चात 1833 में आया, फिर उसके 20 वर्ष पश्चात 1853 में ये वाला। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हम लोग देख लेते हैं 1853 के चार्टर एक्ट के प्रमुख प्रावधान। तो जो पहला जो प्रावधान था उसको देख लेते हैं। तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद ना चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति दे दी गई। तो देखिए क्या बोल रहा है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो कि भारत में आती है व्यापार करने के उद्देश्य से, बाद में यहाँ पर मौका पा करके वो जो है यहाँ के क्षेत्रों को अपने अधिकार में करना शुरू कर देती है। बंगाल को सबसे पहले उसने अपने अधीन किया, धीरे धीरे भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को उसने अपने अधिकार में कर लिया। तो अब जो है जो ब्रिटेन की संसद है वो क्या कह रही है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारतीय प्रदेशों को तब तक अपने अधिकार में रख सकती है जब तक कि ब्रिटेन की संसद चाहेगी। मतलब कि ब्रिटेन की संसद जो है अब साफ साफ बोल दी कि तुम जो है तभी तक शासन करोगे जब तक हम बोल रहे हैं। मतलब कि कभी भी हम लोग जो है तुम्हारे शासन का अंत कर सकते हैं, सीधे सीधे भारतीय प्रदेशों का प्रशासन हम अपने हाथ में ले लेंगे, ऐसा जो है ब्रिटेन की संसद ने आदेश दिया। नहीं तो इससे पहले जो भी चार्टर एक्ट आया था, जैसे कि 1813 का चार्टर एक्ट हो या 1833 का चार्टर एक्ट हो या 1793 का चार्टर एक्ट हो, तो उसमें क्या बोला गया था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आने वाले 20 वर्षों तक भारतीय प्रदेशों पर शासन कर सकती है, ये बोला जाता था। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में बोला गया कि ब्रिटेन की संसद जब तक चाहेगी तब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय प्रदेशों पर शासन करेगी। मतलब साफ साफ ये जता दिया गया था कि अब कभी भी ब्रिटेन की संसद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती है और भारतीय प्रदेशों का शासन खुद अपने हाथों में ले सकती है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ये चीज बोला गया। इसके बाद अगला जो कंपनी के डायरेक्टर थे ना, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था, एक होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मैंने इन दोनों पर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन पर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। दोनों को मैंने अलग अलग समझाया है किस तरह से दोनों अलग अलग हैं। तो उस वाली वीडियो को आप लोग जरूर से देखिएगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो जो कंपनी के डायरेक्टर थे जिनकी सदस्य संख्या 24 थी, तो अब जो है 1853 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्य संख्या को 24 से घटाकर 18 कर दी गई। ध्यान रखेंगे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स शुरू से अभी तक उनकी सदस्य संख्या कितनी होती थी? 24 होती थी। लेकिन अब 1853 के चार्टर एक्ट में 18 कर दी गई, 24 से घटा करके 18 कर दी गई। और यह बोला गया कि इन 18 सदस्यों में से 6 सदस्य सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाने थे। देखो पहले क्या होता था ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद अपने में से, वो जो है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया
कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते थे ना, वो लोग इन डायरेक्टरों का चयन करते थे अपने में से ही। तो अब क्या होने लगा, 1853 में ये बोला गया कि जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उनकी सदस्य संख्या पहले तो 24 से घटाकर 18 कर दी गई। उसमें से भी जो 6 सदस्य हैं उनको सम्राट द्वारा मनोनीत किया जाएगा, मतलब सीधे सीधे ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किया जाएगा। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट बोल रहा है कि नियुक्तियों के मामले में डायरेक्टरों का संरक्षण समाप्त कर दिया गया। देखिए ये जो डायरेक्टर है वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो 1853 के चार्टर एक्ट में ये बोला गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं, जो पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी बड़े बड़े पद होते थे, यहाँ तक कि छोटे छोटे पद, ये लोग जो है नियुक्ति करते थे। मतलब कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं यही जो है पूरे नियुक्तियां इन्हीं के ऊपर होती थी। ये जिसको चाहे उसको कोई से भी पद दे सकते थे। तो अब जो है 1853 के चार्टर एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के इस नियुक्ति संबंधी अधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब अब जो है ये किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकेगा। तो ध्यान रखेंगे, पहले नहीं तो यही लोग, मान लो कि कहीं पर किसी को जज नियुक्त करना है, किसी को कलेक्टर नियुक्त करना है, कहीं किसी को दरोगा नियुक्त करना है, कहीं किसी को राजस्व अधिकारी नियुक्त करना है, तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य होते थे यही लोग जो है आपस में मिल करके किसी को भी किसी भी पद पर नियुक्त कर सकते थे। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब जो है नियुक्तियां किस प्रकार से होंगी, तो देखो क्या किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों के नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। मतलब कि अब जो है कंपनी के जो कर्मचारी होंगे, विशेष करके जो ऊंचे लेवल के जो कर्मचारी होंगे, उनकी नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम किया जाएगा। जैसे आज के समय में होता है ना, कोई भी वैकेंसी आती है तो आप लोग एग्जाम देते हैं, जो भी उसमें पास हो जाता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये वाली जो पद्धति है ना, 1853 के चार्टर एक्ट में बोला गया था कि अब जो है कर्मचारियों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगी। और इसी के बाद ना जो आईसीएस है, इंडियन सिविल सर्विस, इसकी परीक्षाएं होनी शुरू हुई। जो कलेक्टर हो गया और ऊंचे लेवल के जो पद होते थे उसके लिए परीक्षाएं होना शुरू हो गया। इस योजना को सफल बनाने के लिए ना 1854 में मैकाले समिति नियुक्त किया गया, मैकाले समिति, ताकि इस योजना को क्रियान्वित किया जाए। मतलब कि किस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित करना है, किस टाइप से, तो उन सब चीजों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से मैकाले समिति गठित की गई। ध्यान रखेंगे, मैकाले समिति का संबंध जो है प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से की गई थी। तो 1853 में पहली बार प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने की बात कही गई थी। और ये किसके समय में हुआ था, इस समय कौन था भारत का गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड डलहौजी। तो ध्यान रखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट जो है लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर हुआ था। और लॉर्ड डलहौजी ने ना शिक्षा संबंधी कई सारे सुधार किए थे। इसी के समय में वो आया था ना वुड डिस्पैच, और फिर कलकत्ता, बंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। तो ये चीज़ हम लोगों ने मतलब देखेंगे आगे, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद चौथा पॉइंट है, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। देखिए मैंने जो है 1833 के चार्टर एक्ट में बताया था कि गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य के पद को सृजित किया गया। और लॉर्ड मैकाले पहला विधि सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति था। तो ये जो विधि सदस्य है ना, जो कि गवर्नर जनरल की परिषद का चौथा सदस्य था, वो स्थायी नहीं था। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में इसको जो है पूर्ण सदस्य बना दिया। पहले नहीं तो अपूर्ण था, तो अब जो है इसको पूर्ण सदस्य बना दिया गया। देखिए जो गवर्नर जनरल की परिषद है ना, 1773 के चार्टर एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों की व्यवस्था की गई, जिसको कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत घटाकर 3 कर दिया गया। और 1833 में
भी ये जो गवर्नर जनरल के परिषद में 3 ही सदस्य हुआ करते थे। चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य के पद का सृजन किया गया, जिसको कि 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। तो चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये जितने भी अधिनियम है ना, आप इनको क्रम से पढ़ेंगे ना, मतलब पहले 1773 वाला, फिर 1784, फिर 86, फिर 93, फिर 1813, 1833, 1853, तो एक के बाद एक आप पढ़ते जाएंगे तो आपको चीज़ें जो है आसानी से समझ में आती जाएगी, क्योंकि पहले जो व्यवस्था की गई थी ना, अधिकतर उसी में ही सुधार किया जाता था। 5वां पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। देखिए, ये भी मैंने जो पिछला जो चार्टर एक्ट था 1833 का चार्टर एक्ट, तो उसी में ना एक विधि आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी। तो अब जो है 1853 के चार्टर एक्ट में बोला गया कि भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। मतलब कि जो भारत में जो विधि आयोग है, वो जो भी रिपोर्ट देगी, जो भी अपना काम करके रिपोर्ट बनाएगी, तो उस पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में एक विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में कानून निर्माण में सहायता के लिए 6 नए सदस्य नियुक्त किए गए। अब गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या विधि सदस्य सहित 10 हो गई। तो देखिए, मैंने अभी पीछे बताया कि 1773 के चार्टर एक्ट में, मैं बार बार 1773 के एक्ट को चार्टर एक्ट बोल रहा हूँ। 1773 का जो एक्ट था ना, वो रेगुलेटिंग एक्ट था, ध्यान रखेंगे। तो उसमें जो है गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी, और विधि सदस्य के साथ थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा, थोड़ा सा ना गले में खराश है। तो गवर्नर जनरल की परिषद में 1833 की स्थिति में कितने सदस्य थे? 3 थे, और विधि सदस्य के साथ जो है 4 हो गए। तो अब क्या किया गया, 1853 में कानून निर्माण में सहायता के लिए 6 नए सदस्य नियुक्त किए गए। तो 3 + 1 विधि सदस्य + 6, तो टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। तो ध्यान रखेंगे, 1853 की स्थिति में गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। पहले 4 थी, फिर 4 से 3 किया गया, फिर विधि सदस्य जोड़ करके 4 हुआ, और फिर जो है 10 हो गया। अब देखिए, ये जो 6 नए सदस्य बनाए गए थे, मतलब जो 6 नए सदस्य थे, इनका चयन निम्न प्रकार से होना था। मतलब कि इनका चयन कहाँ से होना था, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 6 सदस्यों में से ना, जो पहला सदस्य होगा वो कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। उसके बाद कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का ही एक अन्य न्यायाधीश, जो कि एक प्रकार से दूसरा न्यायाधीश, मतलब जो न्यायालयों में होता है ना, जो सबसे वरिष्ठ होता है उसको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, और उसके बाद जो वरिष्ठ होगा वो एक तरह से मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वो न्याय का काम करेगा, इस टाइप से। तो कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये एक सदस्य होगा, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का एक अन्य न्यायाधीश ये दूसरा सदस्य होगा। इसके बाद जो अन्य 4 सदस्य हैं ना, वो प्रांतों से होंगे, जो भी मतलब उस समय प्रेसिडेंसी हुआ करती थी ना, वहाँ से होंगे। तो बंगाल का एक प्रतिनिधि होगा, एक प्रतिनिधि बम्बई का होगा, एक प्रतिनिधि मद्रास का होगा, एक प्रतिनिधि उत्तर पश्चिम प्रांत का होगा। तो इस तरह से 6 नए सदस्य शामिल किए गए, कहाँ पर? गवर्नर जनरल की परिषद में, ताकि कानून निर्माण में सहायता हो सके। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो गवर्नर जनरल की परिषद थी ना, ये एक प्रकार की कार्यपालिका थी, कार्यपालिका थी, और इसी को जो है ना, और कार्यपालिका थी, और यही जो है विधायी काम भी करती थी। तो यहाँ पर ना 1853 में पहली बार ये किया गया कि जो कार्यपालिका है और जो विधायी संबंधी कार्य, उन दोनों को ना अलग करने का प्रयास किया गया। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो गवर्नर जनरल की परिषद के जो सदस्य थे वो 4 से 10 हो गए, और कहाँ कहाँ से इनका चयन होना था ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 7वें पॉइंट की,
तो देखिए जो सातवां प्रावधान था वो इस प्रकार से था कि गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के उपाध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। मतलब कि गवर्नर जनरल का जो परिषद होगा उसमें एक उपाध्यक्ष होगा, अध्यक्ष तो खुद गवर्नर जनरल होगा, वहीं उपाध्यक्ष वो गवर्नर जनरल खुद नियुक्त कर सकता है उन्हीं में से किसी को, अपने परिषद के सदस्यों में से किसी को। उसके बाद अगला है बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति। देखो क्या था कि जो गवर्नर जनरल था उसका जो कार्य था ना वो बहुत बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि अब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में भारत का बहुत बड़ा एरिया आ रहा था, क्योंकि जो लॉर्ड डलहौजी है उसने अपने कार्यकाल में बहुत सारे भारतीय प्रदेशों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया। तो इनका जो राज्य क्षेत्र था काफ़ी बढ़ गया था, और जो बंगाल है, मद्रास है, इसके अलावा जो उत्तर पश्चिम प्रांत है, इन सब का दायित्व भी सीधे सीधे जो गवर्नर जनरल है उसके ऊपर आ रहा था। साथ ही साथ जो बंगाल का जो कार्यभार है वो भी गवर्नर जनरल के ऊपर ही था। तो अब क्या किया गया, गवर्नर जनरल के कार्य को थोड़ा सा हल्का करने के लिए, मतलब गवर्नर जनरल जो है बाकी सब तरफ भी ध्यान दे सके, इसके उद्देश्य से बंगाल के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था की गई, नियुक्ति की गई। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, बंगाल का पृथक गवर्नर, गवर्नर जनरल नहीं, पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये जो है 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा व्यवस्था की गई थी। आखिरी पॉइंट है नियंत्रण बोर्ड सचिव एवं अन्य अधिकारियों का वेतन ब्रिटिश सरकार निश्चित करेगी, लेकिन धन कंपनी उपलब्ध कराएगी। देखो ये बड़ा मजेदार है। जो नियंत्रण बोर्ड है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसकी जो स्थापना हुई थी ब्रिटिश संसद द्वारा की गई थी, और इसमें जो है ना ब्रिटेन के जो संसद है वहाँ के ही सदस्य इसमें सदस्य होते थे नियंत्रण बोर्ड में। मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इसका कोई लेना देना नहीं था, ये ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। मैंने नियंत्रण बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हो। उसके बाद जो सचिव होता था, इसके अलावा अन्य जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, इनके वेतन का निर्धारण, मतलब कि इनको कितनी सैलरी दी जानी है, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ब्रिटिश सरकार, मतलब कि ब्रिटिश संसद डिसाइड करेगी कि इन अधिकारियों को कितनी सैलरी देनी है। लेकिन पैसा कौन देगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कि ब्रिटेन की जो सरकार है वो तय करेगी इनकी सैलरी इतनी होनी है, इतनी होनी है, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो फिर पैसा देगी। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ये चीज़ किया गया। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए या नहीं आए, और डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।